मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में चेंज होगा। वो क्या होगा, वहां इंडिपेंडेंट तो जैसे y ऑन x किया तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने दो एक डिपेंडेंट वेरिएबल देखा और एक हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन जैसा कि आपको नाम से ही आइडिया लग रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल रिग्रेशन मतलब एक से ज्यादा डिपेंडेंट होंगे और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट, सॉरी एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट and more than one independent variable is called multiple regression analysis। यानी मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल x एक होगा बट वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई सारे होंगे। यानी एक क्या हम इक्वेशन निकालेंगे बट बाकी कईयों के रिस्पेक्ट में, जैसे वी फाइंड द रिग्रेशन ऑफ x1, we find the equation of x1 where x1 is influenced by x2 and x3। यानी x1 x2 x3 मेरे पास वेरिएबल है, हम सर तो x1 का निकाल रहे हैं बट x1 is influenced by x2 and x3, यानी दो अलग अलग वेरिएबल से वो इन्फ्लुएंस है। ऐसे केस में आपको आप एक कार्टिंग का आप इक्वेशन निकालोगे जहां दो अलग अलग वेरिएबल का इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इनडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमें जो है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही एक्स्ट्रा, मतलब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो तब तो हमने उसे नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन बोल दिया या रिग्रेशन इक्वेशन बोल दिया। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन में फर्क बस इतना बदल जाएगा कि एक डिपेंडेंट है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट, तो उसे हम बोल देंगे आपका मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। तो बेसिकली मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस के सिर्फ टेबल नहीं, दो वेरिएबल नहीं होंगे, यहाँ दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे। क्लियर है? चलिए लिखिएगा, लिखिए मल्टीपल रिग्रेशन multiple regression is an statistical tool 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 used for
forecasting, used for forecasting, used for forecasting of one dependent variable and more than one independent variable. Multiple regression is a statistical tool used for forecasting of one dependent variable and more than one independent variable. We can say that multiple regression analysis is a procedure of functional relationship multiple regression analysis is a procedure of functional relationship used for prediction where more than one independent variable and one and only one dependent variable. लिख लिया? यहाँ तक लिख लिया? सर रिपीट कर रहे हैं यूज़फुल प्रेडिक्शन के बाद। यार अब मुझे याद नहीं है, मैं कोई याद करके नहीं बोल रहा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। बोल देना भाई क्या बोला है मैंने। कोई नहीं सर, मैं किसी और से ले लूंगा। पूरी लाइन बोल देना। हाँ बेटा। It is then statistical tool used for forecasting of one dependent and one more than one independent. We can say that multiple regression analysis is a procedure of functional analysis used for prediction where more than one independent variable and one and only one independent. बेटा more than one independent variable है and one and only one dependent है। देखो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो जहां भी लिखोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। क्लियर है? लिख लिया सबने? लिखिएगा इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, पैराग्राफ छोड़ के लिखना। इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस we develop the functional relationship. We develop the functional relationship between. We develop the functional relationship between more than two variables
between more than two variables, say x1, x2, x3. क्या लिखवाया मैंने? In multiple regression analysis, we develop the functional relationship between more than two variables, say x to a, where the variable x1 नहीं, the variable x1 मत लिखना, the variable x2 and x3 लिखना, the variable x2 and x3, where the variable x2 and x3 influences the variable x2 and x3 influences the value of x1. The variable x2 and x3 influences the value of x1. Then x2 and x3 are called the independent variable. Then x2 and x3 are called the independent variable, and then x2 and x3 are called the independent variable, and x1 is known as dependent variable. जैसे मैंने ये बोला कि हमारे पास तीन वेरिएबल है, x2 x3 influences the value of x1, यानी x2 and x3 की वजह से x1 इन्फ्लुएंस्ड होगा। जैसे वहां तो मैंने दो वेरिएबल थे x y मान लिया था, अब यहाँ दो से ज्यादा वेरिएबल है तो मैंने x1 x2 x3 ले लिया, या x y z भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने x1 x2 x3 लिख लिया। इसमें ये दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दो क्यों? क्योंकि x2 और x3 की वजह से x1 इन्फ्लुएंस्ड होगा, यानी x2 और x3 की वैल्यू के हिसाब से x1 चेंज होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे कि x2 and x3 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x1 इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा मल्टीपल रिग्रेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, बट डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहा। तो यहाँ पर x1 is a dependent variable and x2 and x3 are independent variable. Am I right? Clear है यहाँ तक? Yes, sir. देखो कहते हैं
लिखना, the same procedure can be extended. The same procedure can be extended. The same procedure can be extended for more than two independent variables. But multiple regression analysis of two or more independent variable, is very difficult to अजय से किससे बोला? मैंने ये बोला था शायद कि the same procedure can be extended for more than two independent variable, but multiple regression analysis of two or more independent variable is very difficult to attempt manually. It's very difficult to attempt manually. And quite often but multiple regression analysis of two or more independent variable is very difficult to attempt manually, and quite often it is attempted through computer software. And quite often it is attempted through computer software. Basically जो multiple regression analysis है उनको मैनुअली बहुत कम सॉल्व किया जाता है, ये बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू ज्यादातर आपको यूज किए जाते हैं। तो लिख लिया आप नीचे, उसमें जब भी आपसे स्टेटमेंट पूछे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का, आप जरूर लिखोगे कि देखो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो उसे सॉल्व करना मैनुअली बहुत डिफिकल्ट है। आधे घंटे 15 मिनट आधे घंटे लग जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए जनरली जो होता है इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सॉल्व किया जाता है, मैनुअली इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाता। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बने होते हैं जिनमें आप वैल्यूज को पुट करते हो और आपके आंसर आते हैं। बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने में, आपको रिसर्च पेपर तैयार करने में आपको यूज होते हैं। जब भी आप कभी भी रिसर्च पेपर तैयार करते हो, आपके पास जैसे एक आप कोई भी चीज है, एक आपके पास केमिकल है जो दो अलग अलग, या कोई भी चीज है जो दो अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक डिपेंडेंट हो गया, दो इंडिपेंडेंट हो गया, या मोर देन टू इंडिपेंडेंट हो गया। तो उस केस में आप क्या करते हो, इनके रिग्रेशन एनालिसिस के, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर्स है, आप सॉफ्टवेयर में वो वैल्यू डाल देते हो, आपको फार्मूला प्रिंट रहता है, आपको फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हो, आपको सीधा का सीधा रिजल्ट आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको सॉल्यूशन को आसान करने के लिए आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिनके थ्रू आप आसानी से सॉल्व करते हो। हाँ, लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का नॉलेज आपको इसलिए दिया जाता है फाइनल ईयर तक आते आते कि एटलीस्ट कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी कुछ पेपर्स अपने टीचर्स के साथ मिलकर के कुछ पेपर्स को पब्लिश करने में
उनका भी नाम आता है। मतलब वो भी टीचर के साथ मिलकर कुछ पेपर्स को तैयार करते हैं, पब्लिश करते हैं कुछ जर्नल्स में या वगैरह वगैरह जगहों पर। तो जैसे वैसे तो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो मास्टर्स लेवल में रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, बट कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो उनको पता है कि हमारा ये टीचर है जो ऑलरेडी पीएचडी है या पीएचडी परसुइंग है, तो उसके साथ मिल करके वो खुद भी जैसे जैसे वो गाइड बताता जाता है उसके साथ मिल करके वो एक पेपर तैयार करते हैं एंड देन पेपर को पब्लिश भी करते हैं। तो उनको ना ये सारी चीजें अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे जब आप बनाओगे तो आप प्रैक्टिकल लैब में आपने डेटा कलेक्ट किया, बहुत सारे आपने डेटा कलेक्ट करे हैं। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद उन डेटा को आप क्या करोगे, पुट करोगे, और पुट करने के बाद उनको एक सॉफ्टवेयर में और आप उसे फिर सॉल्व करोगे। जैसे मुझे नहीं पता कि क्या होता है, आप लोगों के यहाँ कुछ कैंसर को के सिम्टम्स को कुछ है जिसको कि कैलकुलेट करने के लिए कुछ IG50 एंड IG समथिंग कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। मुझे इसका मतलब नहीं पता कि IG50 क्या है, या जो ये सारे कैलकुलेट किए जाते हैं जो डेटा लेकर के, ये जो डेटा आप अपने लैब में जो आप कैलकुलेट करते हो, ये इनका नाम अलग अलग आपके यहाँ होता है। बट मैंने कई फैकल्टीज है जो आपके यहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं जो PhD है, कि मैंने कई लोगों के क्या किए, जैसे कि उन्होंने डेटा अपना कैलकुलेट किया। तो ये डेटा कैलकुलेट करना, आप फार्मेसी के हो, आपका काम है, वो मुझे नहीं आता। मैं तो डेटा पे काम करना जानता हूँ, डेटा कलेक्ट करना आपका काम है। डेटा मेरे पास है, उसके बाद उससे जो चाहो जो इंफॉर्मेशन निकलवाना हो वो मैं निकाल के दे सकता हूँ। तो उनमें क्या होता है कि कुछ होते हैं कुछ कैंसर्स के सिम्टम्स के लिए, या कुछ उनका कुछ होता है कि किसका कितना इन्फ्लुएंस है, क्या है, वगैरह वगैरह। इसके लिए कुछ अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। अब उन पर क्या होता है, हम मल्टीपल रिग्रेशन लगा करके, क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उस पर कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो उस पर वर्क करते हैं, तो उन को मल्टीपल रिग्रेशन लगा करके, कोरिलेशन लगा करके, या और भी अनुवा आएगा आपके पास, अभी पढ़ना है वन वे अनुवा, स्टूडेंट टी टेस्ट है, इनको लगा करके उनका हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, उनके बीच के बिहेवियर को फाइंड करते हैं, उनका कितना इन्फ्लुएंस है इसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें हम उससे फाइंड करते हैं, और फाइंड करते हैं फिर वो ग्राफिकली ड्रॉ भी करते हैं, डिजाइन भी होता है, जिससे आपका पेपर में रिफ्लेक्ट होता है, और आपका जो पेपर है वो काफी स्टैंडर्ड पेपर माना जाता है। फिर वो रिसर्च पेपर आपको जर्नल्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये काम आप ही कर सकते हो। मेरी ये स्लाइड फ्रीज है क्या? सर तो बोल दो तो सही आप लोग, मुझे तो पता ही नहीं है कि वीडियो फ्रीज है क्या। ऐसा कुछ हो तो आप लोग बता दिया करो कि सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। सर अभी हुई है। हाँ जी, अभी हुई है सर अभी हुई थी। अब ठीक है? यस सर। हेलो, अब ठीक है? यस सर, बढ़िया। ये बढ़िया बढ़िया। तो कभी भी अगर फ्रीज हो या कुछ हो तो आप लोग मुझे बोल दिया करिए, मैं एक्चुअली मुझे क्या पता चलेगा कि फ्रीज है कि नहीं है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को मैंने ये बता रहा था कि इस तरीके से आपके फील्ड में इसका बहुत यूज होता है, जो रिग्रेशन एनालिसिस है, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है, कोरिलेशन है, अनुवा है। आपको मैं ये भी बताऊं, जब आप मास्टर्स लेवल में जाओगे या PhD लेवल में जाओगे तो क्या होता है, जनरली जो टीचर्स होते हैं ना आपके, जो ज्यादातर जो रिसर्चर्स होते हैं आपके, जो आपके फील्ड के जो रिसर्चर होंगे, वो क्या करते हैं, वो इनके पचड़े में पढ़ते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब पढ़ना बहुत डिफिकल्ट काम है, उनको लगता है, बिकॉज इस स्टैटिस्टिकल चीजें हैं, जैसे बायो स्टैटिस्टिक्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो वो क्या करते हैं, वो डेटा तो कलेक्ट करना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बी फार्मा एम फार्मा में पढ़ाई या प्रैक्टिकल करना जानते हैं, डेटा कलेक्ट करना जानते हैं, वो सब जानते हैं, बट वो उसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, अदर स्टैटिस्टिशियन के पास जाएंगे,
जो लोग स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज रखते हो, जो लोग स्टैटिस्टिक्स में डेटा हैंडलिंग जानते हो, डेटा कलेक्शन, डेटा के टूल्स जानते हो, या आप लोग बेसिकली डेटा साइंस पर वर्क करते हो, उन लोगों के पास जाएंगे, उनको अपना डेटा देंगे, फिर वो लोग उस पर स्टैटिस्टिकल टूल लगाएंगे, फिर उसके बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं वो, एंड देन फिर उनके पास वो मिलता है, फिर वो अपने रिसर्च पेपर में डालते हैं, देन फिर वो रिसर्च पेपर स्टैंडर्ड दिखता है। नहीं तो वही बातें अगर आप अपने रिसर्च पेपर में सिर्फ लाइन में लिख दो तो आपको कहीं भी उसकी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जैसे ही आप उसमें अच्छे लैंग्वेज, अच्छे अपने टेबल्स यूज कर दिए। अच्छा, दूसरी चीज, इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि एक का दूसरे के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस्ड है, कितना परसेंट इन्फ्लुएंस्ड है, हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे ज्यादा, मतलब जैसे क्या होता है किसी चीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, आपको पता है कि अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारे तरह की चीजें उसके अंदर करने को मिलती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और मैं तो खैर इस सब्जेक्ट को पढ़ाता ही हूँ, मैं तो बेसिकली डेटा एनालिसिस करता ही हूँ, डेटा हैंडलिंग करता ही हूँ, तो मेरे लिए तो खैर सब्जेक्ट ही है। बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीजें अगर आप लोगों को आ गई, जैसे अभी आप लोगों को अच्छा है कि ये आप लोगों को चीजें सीखने को मिल गई। ये सब्जेक्ट क्या आप लोगों को डाला गया है या इससे पहले भी कई सालों से था? सर नया डाला गया है। आपके सीनियर्स इसको शायद नहीं पढ़े हैं ना? सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए क्या होता है इसके अंदर बेसिकली इसमें आपको जो चीजों को यूज करना है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वैसे ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और इनमें जब चीजों को आप यूज करना सीख जाएंगे तो आपको इन फ्यूचर आपको बहुत फायदा होता है। आप नॉर्मल कंपनीज में भी जाते हो ना, तो जैसे कि आप किसी भी कंपनी में जाके वर्क करने जाते हो, आप हेल्थ केयर के कंपनी में अगर आप वर्क करने जाओगे तो भी आपसे पूछा जाता है, पता है ये सारी चीजें MBA में पढ़ाई जाती हैं। मैं इनको MBA डिपार्टमेंट में एज अ सब्जेक्ट है, पूरे 1 साल पढ़ाता हूं मैं इनको, 2 सेमेस्टर इसी सब्जेक्ट को। जिस चीज को आप एक सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हो या पढ़ रहे हो, उस चीज को मैं पूरे 1 साल में इनको 2 सेमेस्टर में हाफ ऑफ करके पढ़ाता हूँ। मतलब जैसे आपका जो ये 2 यूनिट है जो बायो स्टार्ट का, तो इसी को MBA में एज ए स्टैटिस्टिक्स के नाम से पढ़ाया जाता है। 6 महीने ये पढ़ाया जाता है। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है जो मान सर ने आपको कराया होगा 3rd, 4th और 5th यूनिट, ये 2nd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है एज क्या बोलते हैं उसको, तो पूरा 2 पार्ट में वहां पढ़ता है, वहां पढ़ना पड़ता है। आप लोगों में से अगर कोई जाएगा आगे पढ़ने के लिए एम फार्मा में, या ये एम फार्मा में भी सब्जेक्ट है, एम फार्मा में पढ़ने जाएगा या MBA में पढ़ने जाएगा तो बहुत अच्छा उसको हेल्प मिलेगा। सो इसको बहुत सीरियसली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। नहीं कोई डाउट हो, अभी बहुत समय है, 15 दिन 1 महीना, आई थिंक मुझे लगता है 1 मंथ है आपके अभी एग्जाम में, तो आप उसको करिए। जहाँ डाउट हो डायरेक्ट मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा। कोई भी चीज पे डाउट हो, चाहे आपका 1 से लेकर 5th यूनिट तक में कहीं से कोई डाउट हो, आप पूछेंगे मैं बता दूंगा, उसको आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है प्रिंटिंग वे में पढ़ेंगे तो जाएगा। ये तो अभी अब ऐसे टाइम है कि
भी देखना है वो करेंगे, ठीक है। तो यानी जो रिग्रेशन है इसमें नॉर्मल रिग्रेशन एनालिसिस और सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस हमने किया था, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है, इसमें वन वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल देखो एक से ज्यादा वेरिएबल, हमें क्या, हमें वो सिर्फ एक दो इंडिपेंडेंट का पढ़ना पड़ता है। तो एक सिंपल क्या एग्जाम खाओ, आपने जब डेटा तो बहुत छुए ना, कभी डेटा नहीं जाते, तो टीचर को पता होता है कि वो आपसे बस ये जानना चाह रहा है कि आपको ये प्रोसीजर पता है नहीं पता, कभी भी आरी भर लेगा। और आज आप लोग पता लगवाना, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि इस पेपर में करना, इसे पता कर लेना बाद में है ना, कि इस पेपर के अंदर कहीं भी जहां भी रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैट मैंने पढ़ाई है, या कहीं भी अभी तक रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पढ़ाई गई है और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई गई है, एवरीवेयर कैलकुलेटर अलाउड है। आप लोग पता कर रहे हैं ना, आप लोगों के यहाँ भी अलाउड होगा, ठीक है, इस पेपर के लिए खास तौर पर ये चीज से करना मत, नहीं लास्ट मोमेंट पर अगर कैलकुलेटर नहीं देंगे और न्यूमेरिकल आ गए तो आप लोग घबरा जाओगे, फंस हो जाएगा, और बाद में चलेगा कि कल डाउट था, लोगों ने पढ़ाई नहीं यूनिवर्सिटी। तो आप लोग ऐसा गलती मत होने देना, आप लोग करवा लेना। तो इस टाइम में होते हैं तो इसमें तो कैलकुलेटर अलाउड होगा करके बता, इसमें कैलकुलेटर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कैलकुलेटर करेंगे कैसे, सो कैलकुलेटर एक वो मतलब आप अपने यहाँ सर लोगों से आप एक बार इस चीज को करवा लेना कंफर्म, ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात कुछ मेरी कहने का मतलब? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब आइए तो लिखिए एक छोटी सी चीज मल्टीपल। अब क्या होता है, तो आप उस पेपर में जब भी थियरी आएगा उसमें एक चीज लिखोगे कि देखो भैया मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो होता है वो वेरी डिफिकल्ट होता है मैनुअली अटेम्प्ट करने में, इसीलिए इसको मैक्सिमम या ज्यादातर क्या किया जाता है, इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व किया जाता है। अब आइए एक मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का इक्वेशन क्या है। हो सकता है कि आप लोगों को मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का न्यूमेरिकल ना देके अभी ये देते कि जो है कि आप लोग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस अगर आपको दे दिया और 10 नंबर में दे दिया, तो भाई साहब इसके फार्मूले, इसका डेफिनेशन के साथ इनके सारे फार्मूले के भी कोएफिशिएंट को एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके कम से कम 2-3 पेज आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं भैया? कौन से इंजीनियरिंग में पढ़ा? हाँ जी, कुछ कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही बच्चा। हेलो, कुछ कह रहे हैं सर? चलो आवाज आएगी। सर कौन से इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं आप ये सब्जेक्ट? क्या भैया, आवाज नहीं आ रही भैया आपकी प्रॉपर। क्या इंजीनियरिंग में? हाँ बोलो सर कौन से फील्ड में ये सब्जेक्ट आता है? भैया ये सब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं आता, ये हर एक फील्ड में आता है। ये इंजीनियरिंग में भी आता है, ये मैनेजमेंट में भी आता है, ये फार्मेसी में भी आता है, ये एमबीबीएस में भी आता है, ये लॉ में भी आता है, ये एवरीवेयर आता है। और वैसे ये जो ओरिजिन है इसका ये मैथमेटिक्स में होता है। एक्चुअली में इसको जो मैथमेटिशियन होता है वही पढ़ाता है, क्योंकि बेसिकली ये स्टैट और मैथ का कोलैबोरेशन होता है। बेसिकली ये जो ये स्टैट है, अब पूरा को पूरा ये स्टैटिस्टिक्स है। एक्चुअली ओरिजिन तो इसका है कि ये मैथमेटिक्स में तो ये सारा कुछ आता है, क्योंकि सब ब्रांच ऑफ मैथ, मतलब मैथमेटिक्स का ये ब्रांच है। बट एक्चुअली मैंने कौन सी फार्मेसी पढ़ी है, मैंने तो नहीं पढ़ी ना। मैंने कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैंने तो ना पढ़ी है इंजीनियरिंग। मैंने कौन सा मैनेजमेंट पढ़ा है, ना मैंने मैनेजमेंट पढ़ा है, ना मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, ना मैंने फार्मेसी पढ़ी है। मैंने तो सिंपल, मैं तो मैथमेटिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट रहा हूँ ना। मैंने तो मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने तो मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैंने तो मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ। मैं तो मैंने तो कोई
ना मैंने फार्मेसी पढ़ी है, ना मैंने लॉ पढ़ी है, ना मैंने बीटेक पढ़ा है, ना मैंने फार्मेसी पढ़ा है, लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये एवरीवेयर जरूरत पड़ती है, हर फील्ड के लिए जरूरत पड़ती है। एनालिसिस ये हर फील्ड के लिए आती है और हर फील्ड को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर फील्ड में रिसर्च होंगे। रिसर्च सिर्फ मैथमेटिक्स में ही थोड़े ना होंगे, रिसर्च सिर्फ फिजिक्स में ही थोड़े ना होंगे, ये जहां भी जिस भी फील्ड में रिसर्च होता है उसको ये पढ़ना पड़ता है। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर किस फील्ड का है, एवरी फील्ड का है। आपको पता है, आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ते हो, लोगों को कहा जाता है कि जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ेगा वो बच्चे को मैथमेटिक्स और स्टैट नहीं पढ़नी पड़ेगी, गलत बोला जाता है। उसे मैथमेटिक्स हमेशा 12th में दिलाना चाहिए बायो के साथ। मैं आपको बताता हूं, हम लोग बायो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है बायो मैथमेटिक्स, यानी वो मैथमेटिक्स जो बायोलॉजी में यूज कर सकते हैं, या जो एमबीबीएस और बीएमएस के बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ाई जाती है एनालिसिस के लिए, क्योंकि वो भी तो एनालिसिस करते हैं, वहां भी तो मेडिसिन बनती हैं, वहां आप लोग मेडिसिन तो बनाएंगे, तो उनमें भी तो भैया कंपैरिजन होगा, वहां भी तो डेटा इकट्ठा होंगे, वहां तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो उनमें क्या पढ़ाया जाता है, ये सारा हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हैं। ये जो बायोस्टैट है, नाम क्या है इसका, आप अगर गौर से देखें बायोस्टैट, तो ये वो स्टैटिस्टिक्स है जो बेसिकली मेडिकल फील्ड्स में यूज होती है। तो ये सारा हम जैसे जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उनमें हमें ना हर एक सब्जेक्ट वाइज ये गिवन होते हैं और उसको फिर हम अलग फील्ड में पढ़ाना होता है, तो हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक के लिए है या दूसरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन फॉर 3 वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। देखिए, जो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन है, हमें पहले एक डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं है, सिर्फ 3 का ध्यान रखना। हाँ जी सर वीडियो फ्रीज होगी सर। फ्रीज हो गई है। ये वीडियो क्यों फ्रीज हो रही है बार बार? डेटा तो फुल है, अभी तो सुबह से मैं दूसरी ही क्लास ले रहा हूं, 3 GB का डेटा है, अभी कैसे फ्रीज हो रही है? चलिए, तो लिखिए मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन फॉर 3 वेरिएबल्स, फॉर 3 variables can be expressed as follows, can be expressed as follows। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ना पेपर में आप लोगों को ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा आप लोगों को ये न्यूमेरिकली दे, हो सकता है कि सिर्फ आप लोगों से इस स्टेटमेंट को ये मांग ले कि एक्सप्लेन करो, तो आप डेफिनेशन फिर ये जो मैंने चीजें लिखवा रहा हूँ, ये सारे फार्मूले और मूल्य सारा चीज उठा के रख देना, ठीक है। तो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन फॉर 3 वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। इसमें ध्यान देना, आप 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स कौन से? x1, x2, x3। अब यहाँ पर ये जो 2 वेरिएबल्स हैं भैया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, और ये x1 जो होगा हमारा, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? x1 इक्वल टू, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू a प्लस b1, a प्लस b1 x2 प्लस b2 x3।